हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार आज के संविधान के क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, संविधान में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज हम लोग संविधान में प्रस्तावना पढ़ेंगे। प्रस्तावना उद्देशिका या आमुख, लेकिन अंग्रेजी में इसका एक ही नाम है, प्रीएम्बल। उसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, प्रस्तावना क्या है। तो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है दोस्तों, वो भारत का है। और इतने बड़े संविधान को समझना है हमें, तो हमें क्विक में जो जानकारी, तुरंत से जानकारी, संक्षिप्त में जो जानकारी मिल सकता है, वो प्रस्तावना में मिल सकता है दोस्तों। तो उसी प्रस्तावना को आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, कुछ बिंदुओं पर मैं इसको बांटा हूँ। पहले प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना के बाद प्रस्तावना में संशोधन, प्रस्तावना के तत्व, प्रस्तावना के स्रोत और प्रस्तावना पर कथन। इन्हीं 5-6 बिंदुओं पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए, सबसे पहले प्रस्तावना क्या है। तो देखिए, हम लोग प्रस्तावना पढ़े ही होंगे, पहले विद्यालयों में भी इसे बोला जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं इसे निश्चित रूप से पढ़े होंगे। प्रारंभिक 5वीं 6ठी से ही ये सब चीज़ें चर्चा में रहता है। तो देखिए, प्रस्तावना मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ। प्रस्तावना जानना, इसको याद करना बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम अगर आपको पूरी प्रस्तावना याद है तो अधिक से अधिक प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाएंगे, अगर प्रस्तावना से संबंधित आता है तो। क्योंकि एक फ्लो में है, एक सीक्वेंस में याद किया जाता है, और इसके सीक्वेंस के भी, प्रश्न के भी क्रम से भी प्रश्न आते हैं कि ये प्रस्तावना में जो भी शब्द है उसको सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो मैं एक रीडिंग डाल रहा हूँ, आप भी ध्यान में रखें इसको। सबसे पहले लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखिए दोस्तों, इसको मैं आपको कह रहा हूँ बार बार कि इसे आप याद कर लें, क्योंकि इससे सीक्वेंस के प्रायः प्रश्न बनते हैं, क्रम से प्रश्न बनते हैं। तो इसे आप याद कर लें। इसमें मैं विस्तृत चर्चा करूंगा, इसी से सारी शब्दों को निकाला हूँ इधर यहाँ, और उस पर मैं चर्चा करूंगा कौन सी चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट है, सब पे बात करूंगा। अब देखिए, यही प्रस्तावना है। देखिए, प्रस्तावना एक शब्द में बात करो तो ये संविधान का निचोड़ है, संविधान का सार है, संविधान का संक्षिप्त रूप है दोस्तों, है ना। पूरे संविधान का हमारा संक्षिप्त रूप, निचोड़ या सार कहे तो प्रस्तावना है दोस्तों। यही हमारा संविधान है ना। बात आता है कि प्रस्तावना से 2 बड़े वाद हुए हैं आज तक। एक वाद का नाम है 1960 में आया बेरुवारीवाद, और दूसरा 1973 में केशवानंद भारतीवाद। देखिए, अगर एक 1960 में एक केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि संविधान में अगर का निर्वचन करना है, संविधान का एक्सप्लेनेशन करना है, व्याख्या करना है, तो यह एकमात्र न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ही है जो कर सकता है। मीन संविधान का व्याख्या करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट को है सिर्फ। इसलिए इसी गुण के कारण सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है दोस्तों। तो 1960 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ जिसका नाम है बेरुवारीवाद, जिसमें कहा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ये कहा, एक केस हुआ था, इस केस में पूछा गया था कि बताइए, प्रस्तावना संविधान का भाग है कि नहीं, इसमें संशोधन होगा कि नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसलिए उसमें संशोधन नहीं हो सकता। आप इस वाद को याद रखें। अब दूसरा एक और वाद आया दोस्तों, जिसका नाम है केशवानंद भारतीवाद, 1973 में, है ना। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के लिए के नाम से वाद आया, केस आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को पलट कर रख दिया, बदल दिया। देखिए, हमारे देश में न्यायपालिका को अधिकार है कि वो अपने निर्णय को रिव्यू कर दे के पलट दे, बदल दे, है ना। तो 1973 में केशवानंद भारतीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 60 के निर्णय को बदल कर रख दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी हो सकता है।
इस तरीके से। तो जब ये बातें कह दिया सुप्रीम कोर्ट, तो 1976 में एक संशोधन हुआ, है ना, और वो संशोधन था 42वां संशोधन। जब प्रस्तावना संविधान का भाग है ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, तो उसके बाद है सो सरकार, तात्कालिक सरकार ने, इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसने संशोधन कराया 42वां संविधान संशोधन 1976। ध्यान में रखेंगे आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा जो संविधान संशोधन हुआ है दोस्तों, वो 42वां संविधान संशोधन है। इसलिए 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में संशोधन हुआ और इसमें इस प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए दोस्तों। देखिए, समाजवादी, दूसरा जोड़ा गया पंथ निरपेक्षता और तीसरा जोड़ा गया दोस्तों अखंडता। तो ध्यान में रखिएगा, जब हमारा मूल संविधान था उस समय 3 शब्द नहीं थे दोस्तों, समाजवादी नहीं था, पंथ निरपेक्षता नहीं था, अखंडता नहीं था। तो ये तीनों किस संशोधन के तहत जुड़े हैं? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जुड़े हैं 3 शब्द। और तीनों का क्रम भी याद रखें आप, कभी पूछता है कि प्रस्तावना में इन तीनों शब्दों का सही क्रम में व्यवस्थित करें, तो निश्चित रूप से समाजवादी पहले है, उसके बाद पंथ निरपेक्षता है, उसके बाद अखंडता है। तो 3 शब्द बाद में जुड़े हैं। और याद रखिएगा, आज तक मात्र एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है दोस्तों, है ना, और जुड़ा है, कोई भी चीज़ उससे हटा नहीं है दोस्तों। तो इस तरीके से प्रस्तावना में 3 शब्द हमारे जुड़ गए। कितने बार संशोधन आज तक हुआ है प्रस्तावना में? एक बार। कौन सा संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 दोस्तों। आइए अब बात करते हैं प्रस्तावना के तत्व। देखिए, बहुत सारे शब्द हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये इसी से मैंने ये शब्दों को निकाला है, इस पे हम बात करें तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है, समाजवादी क्या है, पंथ निरपेक्षता क्या है, लोकतंत्र क्या है, गणतंत्र क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, अखंडता, इस पे हम लोग बात करें दोस्तों। तो सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है दोस्तों कि हम हैं सो आंतरिक और बाह्य मामले में हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। हमारे ऊपर, भारत के ऊपर किसी का कोई भी दबाव नहीं चल सकता। हम किसी से संधि समझौता करने के लिए स्वतंत्र हैं। दुनिया के किसी भी नियम कानून को हम बाध्यकारी रूप से मानने के लिए बाध्य नहीं है दोस्तों। यही इसी का नाम, इसी को कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न दोस्तों, है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ध्यान में रखेंगे दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और ये जो है हमारे देश में जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जो निहित है वो देश की जनता में, सर्वोच्च शक्ति देश की जनता में निहित है दोस्तों। ध्यान में रखेंगे, इसी कारण हमारा संविधान भी शुरू होता है हम भारत के लोग से दोस्तों। तो इस तरीके से संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मैं बताया। समाजवादी क्या कहते हैं? तो समाजवादी देखिए दोस्तों, समाजवादी देश में जो उत्पादन और वितरण है इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है ना, निजी संपत्ति का उन्मूलन किया गया है। जो भी प्रॉपर्टी है हमारे देश में वो उसमें सबका समान रूप से अधिकार है। ये एक विचारधारा है दोस्तों, और यही समाजवादी विचार, लेकिन भारत में, हमारे देश में लोकतांत्रिक समाजवाद की संकल्पना को अपनाया गया है दोस्तों। तो एक समाजवादी, ध्यान में रखेंगे, समाजवादी मूल प्रस्तावना में नहीं था, ये बाद में जुड़ा है दोस्तों। पंथ निरपेक्षता अगला है। पंथ निरपेक्षता क्या होता है दोस्तों? तो पंथ निरपेक्षता होता है कि जो हमारी सरकार है उसका कोई अपना धर्म नहीं है ना, सभी धर्मों को सरकार है सो समान महत्व देती है, किसी धर्म के साथ पक्षपात नहीं करती है दोस्तों। इसका तो एक ये भी शब्द देखिए दोस्तों, बाद में जुड़ा है, पहले नहीं था मूल संविधान में। अगला है लोकतंत्र। तो लोकतंत्र का मतलब होता है हमारे जो प्रतिनिधि होंगे, चाहे विधायक, सांसद, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि, उसको जनता चुनेगी दोस्तों, वही हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये हुआ लोकतंत्र दोस्तों। गणतंत्र क्या है? तो हमारा जो राष्ट्राध्यक्ष रहेगा दोस्तों, हमारे राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति हैं, तो वो वंशानुगत नहीं रहेंगे दोस्तों, है ना, वो वंशानुगत नहीं रहेंगे, उनको जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनेगी। तो ये है गणतंत्र। न्याय देखिए दोस्तों, न्याय क्या है? तो न्याय सबसे पहले याद रखेंगे, ये अक्सर प्रश्न पूछता है। न्याय देखिए, न्याय में इसमें 3 न्याय की बात है, सामाजिक,
आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। पूछता है कभी कभी कि बताइए प्रस्तावना में कितने न्याय की चर्चा है, तो 3 न्याय की चर्चा है दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ऐसे सामाजिक और आर्थिक न्याय का आगे उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है और राजनीतिक न्याय का उल्लेख आगे मूल अधिकार में है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। स्वतंत्रता की बात करें तो 5 तरह की स्वतंत्रता की बात है दोस्तों, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ध्यान में रखेंगे, न्याय का सीक्वेंस भी याद रखें, 3 न्याय और इसका सीक्वेंस क्रम, और स्वतंत्रता 5 स्वतंत्रता दोस्तों और इसका सीक्वेंस। कौन कौन सी स्वतंत्रता की बात है, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। तो 1, 2, 3, 4 और 5 स्वतंत्रता और इसका भी सीक्वेंस याद रखें दोस्तों। तो ये स्वतंत्रता की बात है। समता देखिए दोस्तों, समता 2 है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है दोस्तों, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है दोस्तों। अखंडता क्या है, तो अखंडता का मतलब भारत के खंड नहीं हो सकते, है ना। ध्यान में रखेंगे दोस्तों, हमारा जो देश है उसके खंड नहीं हो सकते। राज्य, एक राज्य से काटकर दूसरा राज्य बन सकता है, लेकिन भारत को काटकर कोई देश बनाया नहीं जा सकता। भारत अखंड है दोस्तों, है ना। तो ये अखंडता ध्यान में रखें। तीसरा, ये 3 जो शब्द जुड़े हैं दोस्तों, एक ए था, 2, 1, 3, तो ये तीनों शब्द बाद में जुड़े हैं दोस्तों। तो इस तरीके से कुछ शब्द हैं, कुछ प्रस्तावना के तत्व हैं, इसका मैं मीनिंग बताया। अब ध्यान में रखिए दोस्तों कि अगला बिंदु पे बात करें हम लोग कि प्रस्तावना के स्रोत। प्रस्तावना के स्रोत मतलब कौन सी चीज़ों को कहाँ से लिए हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात जाने कि प्रस्तावना को जो प्रस्तुत किया गया था, संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना को जो संविधान में शामिल किया, उसको शामिल कराने का श्रेय जवाहरलाल नेहरू को जाता है दोस्तों। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जो अस्थायी अध्यक्ष बने थे, उसी दिन जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को प्रस्तुत किया था और इसको संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया था। तो प्रस्तावना को प्रस्तुत किसने किया, तो जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखिए, प्रस्तावना के शब्द जो हैं दोस्तों अमेरिका से लिए गए हैं और इसके भाव जो लिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया से। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड में पूछे कि कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया, और अगर ऐसे पूछे कि शब्द और भाव के बारे में, तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अब न्याय देखिए दोस्तों, 3 न्याय इसमें अभी मैं जो बात कर रहा था वो न्याय कहाँ से लिए हैं, तो कौन से 3 न्याय है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये हम लोग रूस से लिए हैं दोस्तों, रूस की क्रांति से। 1917 में रूस की क्रांति हुई थी, वहीं से हम लोगों ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिया है दोस्तों। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये भी यहाँ है दोस्तों इस प्रस्तावना में। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व फ्रांस की क्रांति से लिए हैं, यह 1789 में हुआ दोस्तों। और ध्यान में रखिएगा, हम भारत के जो लोग हैं दोस्तों, इस शब्द को हम लोगों ने यूएनओ के चार्टर से लिया है दोस्तों। यूएनओ का चार्टर, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर शुरू होता है, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, तो वहीं से हमने इस शब्द को लिया है दोस्तों। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं, सो कहाँ से स्रोतों को हम लोगों ने कौन कौन सी बातों को कहाँ से एडॉप्ट किया, ये था दोस्तों। लास्ट बिंदु है दोस्तों, क्या है कि प्रस्तावना पर कथन। तो प्रस्तावना पर 3 कथन है। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय का ये कथन है कि प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है, संविधान का हृदय है, ये कहा जाता है। ऑल ओवर इंडिया में प्रस्तावना को संविधान का आत्मा या हृदय कहा जाता है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। ऐसे एक बात और विशेष रूप से बता दूं कि अनुच्छेद 32 को भी संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन इसे भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है, लेकिन ऑल ओवर जो कहा जाता है वो कहा जाता है प्रस्तावना को संविधान की आत्मा। ध्यान में रखेंगे दोस्तों। के मुंशी, इन्होंने क्या कहा है, तो इन्होंने राजनीतिक जन्मपत्री कहा है दोस्तों। प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहने वाले व्यक्ति थे के मुंशी दोस्तों। और N.A. पालकीवाला ये बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ थे। इन्होंने कहा है संविधान का परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र। तो N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है दोस्तों। तो इस तरीके से कुछ बिंदुओं पर मैं आपको बांटकर बताने का प्रयास किया। यही प्रस्तावना है, इसी को हमारे संविधान निर्माता, पूरे संविधान जो बना उसका निचोड़ इसमें लिखे थे, और यही इस तिथि को
कंप्लीट हुआ था दोस्तों। देखिए 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को कभी कभी पूछता है राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार, तो 26 नवंबर 1949 को कहते हैं मिति मार्ग सिर शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। दोस्तों ध्यान में रखेंगे, मिति मार्ग से शुक्ला सप्तमी 2006 विक्रमी। दोस्तों तो इस तरीके से संविधान हमारा इस दिन पूरी लागू नहीं हुआ, 15 अनुच्छेद इस दिन लागू हुए थे और बाकी के शेष जो अनुच्छेद थे या पूरी संविधान बाकी का कह सकते हैं कि वो जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों तो इस तरीके से संविधान के प्रस्तावना से मैंने बहुत सारे फैक्ट बताया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले क्लास में करेंगे। दोस्तों इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में मददगार साबित हो। थैंक यू दोस्तों।